नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर शारदा सिटी में दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग की घटना का मामला आया सामने। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में एक युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दिल्ली पुलिस ने रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से पशु चिकित्सालय में तैनात एक कर्मचारी को किया गिरफ्तार। वन विभाग ने किए वन्य जीवों के लिए पानी के खास इंतजाम। रामनगर से लखनऊ के लिए सप्ताह में 2 दिन चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। रामनगर में निकली बाबा खाटू श्याम की भव्य शोभा यात्रा। नैनीताल में हो रही पर्यटन सीजन की तैयारी। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने चेक किए शहर में लगे फायर हाइड्रेंट। गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगे डायरिया के मामले। मुखिया विहीन हुआ उत्तराखंड परिवहन निगम का लोहाघाट डिपो, लंबे समय से एजीएम का पद खाली। युवक ने शिक्षक के द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में दी तहरीर। ढोरजा के ग्रामीणों ने हर घर जल हर घर नल योजना में ग्राम प्रधान और ठेकेदार पर लगाया धांधली का आरोप। डीएम से करी शिकायत। 1.362 किलोग्राम चरस के साथ खेती खान से एक तस्कर गिरफ्तार। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के शारदा सिटी में 2 पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग की घटना का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में दीपक निवासी शारदा सिटी के द्वारा बताया गया कि वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ देर रात अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था। इस दौरान उसके साथ 4 युवकों ने मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान युवकों के द्वारा उस पर फायरिंग भी की गई, जिसमें वह बाल बाल बच गया। सूचना पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू करते हुए चारों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बेसिकली एक प्रकरण हुआ था कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था कि एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की है और उसके संबंध में उन्होंने खोखा भी प्रस्तुत किया था, लेकिन वो खोखा जो है वो मतलब बुलेट का कार्टेज या बुलेट का नहीं था, रेसिडुअल वो। तो बाकी इसमें जांच की जा रही है। आज में जो भी विधिक इसमें कार्रवाई की जाएगी, जो भी फैक्ट्स आएंगे सामने, उसके बेस पे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में एक युवती ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और युवती के द्वारा फांसी लगाने से पहले एक वीडियो बनाई गई, जिसमें उसके द्वारा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए फांसी लगा ली गई। पूरी घटना की वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने युवती के किराए के कमरे से शव को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि युवती के द्वारा 4 से 5 दिन पहले खुदकुशी की गई होगी, जिससे उसके शव से काफी बदबू आ रही थी। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली प्रीति गंगवार पुत्री कालीचरण गंगवार निवासी बरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। प्रीति गंगवार के कमरे के बाहर से जब बदबू आई तो आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो देखा प्रीति के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी की गई है। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतका के परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो जो जानकारी दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई उसमें एक व्यक्ति थे जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में थे। उनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत था संगीन धाराओं में और उसी के क्रम में यहाँ पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और बाकी वो मैटर क्योंकि दिल्ली पुलिस के यहाँ रजिस्टर्ड है तो बाकी डिटेल्स उन्हीं से मिल पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से पशु चिकित्सालय में तैनात एक कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पर उसकी बहू के द्वारा दिल्ली में दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की जा रही थी। अब आरोपी को दिल्ली पुलिस के द्वारा रुद्रपुर स्थित पशु चिकित्सालय से गिरफ्तार करते हुए अपने साथ पुलिस दिल्ली लेकर रवाना हो गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बेसिकली ये एक डेथ की सूचना हम लोगों को मिली थी, जिसमें एसएचओ के द्वारा और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण इसमें किया गया था। इसमें एक महिला है, लगभग 20 से 22 वर्ष उनकी उम्र है और उनकी मृत्यु हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया जो है वो बॉडी हैंगिंग वाली दशा में हमने मिली थी हमें, लेकिन वहाँ पर कुछ और साइन भी थे, ब्लड एक्सेट्रा। तो उसके दृष्टिगत हम लोग पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं और साथ में एक वीडियो भी हमें मिला है मृतका के फ़ोन से, उसका भी हम लोग परीक्षण करा रहे हैं। और बाकी इसमें परिजनों के भी कथन अंकित किए जाएंगे और परिजनों के द्वारा जो भी इसमें अपना स्टेटमेंट दिया जाएगा और जो भी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और बाकी हमारे को एविडेंस मिलेंगे उसके बेस पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के क्षेत्र में गर्मी की शुरुआत आते ही पानी की तलाश में वन्य जीवों का रुख तराई क्षेत्रों तथा आबादी वाले इलाकों की ओर हो जाता है, लेकिन इस बार तराई पश्चिम वन
प्रभाग के पतरामपुर और फाटो रेंज में गर्मी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा वन्य जीवों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में कच्चे और पक्के वाटर होल बनाए गए हैं। कुछ वाटर होलों में प्राकृतिक पानी है, जबकि कुछ वाटर होलों में सोलर के माध्यम से और कुछ वाटर होलों में टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जा रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस समय वास्तव में गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके क्रम में हमारे द्वारा अपने स्तर पर भी और पब्लिक जो गवर्नमेंट और पब्लिक का पार्टिसिपेशन से भी हमने इस तरह से वहाँ व्यवस्था की है कि हमारे यहाँ सोलर वाटर पंप लगाए गए हैं फाटों में। उन पंपों से सोलर वाटर पंप जो हैं उनके द्वारा हम लोग सीधे अपने जो हमारे बड़े वाले जो वो हैं वाटर होल्स हैं उनमें हम लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनमें पानी भर रहे हैं। बाकी जो दूर दूर के अलग अलग जो वाटर होल्स हैं उनमें हम लोग जो जैसे जैसे आवश्यकता होती है तो उसमें अपने टैंकर है हमारे पास, उन टैंकरों के से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तीनों रेंजें हैं जहाँ जो कि हमारे लिए वन्य जीवों की बहुतायत है यहाँ पर, और वहाँ पर जो हमने हमारे द्वारा जो भी वाटर होल बनाए हैं सब में हम जो है व्यवस्था इस तरह से रख रहे हैं कि हमारा वो जो है पानी की वहाँ पे पूरा रहें कि पानी से कभी ऐसा ना हो कि कोई वाटर होल सूखा मिले। हाँ, ये इस समय ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि आबादी के आसपास जो है गुलदार पहुंच रहे हैं और उसकी वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस समय एक तो गेहूं कट गया है, उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो सामने ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हमको खबर मिलती है तुरंत हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है और जो भी कोशिश करती है कि उसको गाँव की आबादी से दूर वापस जंगल की तरफ खदेड़ दिया जाए। फिर भी अगर कोई इस तरह की घटना अगर होती है तो तत्काल मुआवजा हो सकता है, जो भी घायल अगर कोई है तो उसका मुआवजा देने की जो भी कार्रवाई होती है तत्काल होती है, जरा सा भी इसमें कोई डिले नहीं किया जाता है। बाकी और टाइम पर भी हमारी टीम गाँव में लगातार गश्त करती है और जागरूक करती है लोगों को कि अगर ये वन्यजीव आसपास आ रहे हैं तो अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, झाड़ियाँ ना उगने दें और लाइट जला करके रखें जिससे कि घर के आसपास ना आए। स्कूल की ग्रीष्मकालीन छुट्टी को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अलग अलग स्थान से समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं एक स्पेशल ट्रेन की सौगात रामनगर के लोगों को भी मिली है। आपको बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा 26 अप्रैल से 29 जून तक 2 माह के लिए रामनगर से लखनऊ तक सप्ताह में 2 दिन ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, लखनऊ हमारा पूर्ववर्ती प्रदेश रहा है। लखनऊ से डायरेक्ट ट्रेन भी थी, बीच में किसी कारणवश वो बंद हो गई और ये समर स्पेशल ट्रेन है। इससे बहुत सारे परिवार उत्तराखंड के वहाँ पर रहते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्रों के, उनको लाभ मिलेगा। प्लस जो टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं घूमने के लिए लखनऊ से और पूर्वांचल से, उनको लाभ मिलेगा। और यहाँ से जो लखनऊ जाना चाहते हैं छुट्टियों में, उनको बहुत ज़्यादा लाभ इस ट्रेन से मिलने वाला है। और हम लोग कोशिश करेंगे भविष्य में जैसे चुनाव के बाद कि ये ट्रेन नियमित की जाए और ये रेगुलर रूप से चले। अभी तो समर स्पेशल है, इसका जो रिस्पांस आता है उसके बाद देखेंगे कि रेगुलर के रूप में चलाई जाए ट्रेन। देखिए, ये ट्रेन पूर्व में भी यहाँ चलती है और चलती थी, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों बस बंद हो गई और सरकार के द्वारा इसे पुनः चलाने का जो फैसला लिया गया वो बहुत ही सराहनीय और काबिल तारीफ़ है। उससे यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनको सीधे लखनऊ जाने में बहुत आसानी रहेगी और जो रामलला के अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं ऐसे तीर्थ यात्री भी वाया अयोध्या वहाँ पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर भरपूर मात्रा में व्यापक स्तर पे जनरल बोगी और स्लीपर और ऐसी कोच लगाए गए हैं। हर वर्ग हर तबके के आदमी को इसमें सुविधा मिलेगी और बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। गुरुवार को रामनगर में बाबा मोटेश्वर सेवा दल एवं खाटू श्याम मंदिर समिति के संयुक्त तत्वावधान में भवानीगंज स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर से बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा में पूरे उल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु बाबा श्याम के भजनों पर झूमते दिखाई दिए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर्वप्रथम सभी को जय श्री श्याम। श्री बाबा मोटेश्वर सेवा दल रामनगर द्वारा 22 वर्षों के पश्चात श्री श्याम महोत्सव श्री रामलीला अभिनय मंच पर हो रहा है, जिसमें प्रातःकाल 8 बजे श्री खाटू श्याम मंदिर समिति और बाबा मोटेश्वर सेवा दल के तत्वाधान निशान यात्रा, विशाल निशान यात्रा आरंभ हुई थी। जो निशान यात्रा
अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर प्रयाण हुई है, अभी स्वल जलपान हुआ है। इसके बाद शाम को 7 बजे, ठीक 7 बजे नंद किशोर शर्मा जी, श्याम जगत के सबसे बड़े नाम नंद किशोर शर्मा जी, नंदू भैया, वे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे और भक्तों का मन रिझाएंगे। और वॉइस ऑफ इंडिया के विजेता श्री प्रमोद त्रिपाठी जी जयपुर वाले, वे भी उनका साथ भजनों का यहाँ पर एक मंत्र मुक्त वो माहौल बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचकर बाबा के भजनों का आनंद लें। और उसके साथ साथ श्याम रसोई, श्याम भंडारा वो चलता रहेगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी भक्त बाबा के भजनों को सुनने आए वे भंडारे का प्रसाद अवश्य प्राप्त करें। जय श्री श्याम। नैनीताल जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं, लिहाजा हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई पार्किंग चिन्हित की गई हैं, साथ ही कई पार्किंग के निर्माण चल रहे हैं, जिन्हें जल्द सुचारू किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भी जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। गर्मी का सीजन आते ही हल्द्वानी शहर में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, लिहाजा किसी भी आग की घटना में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए शहर भर में लगे फायर हाइड्रेंट सुचारू चल रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने शहर के सभी 15 फायर हाइड्रेंट चेक किए। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर में मंगल पड़ाव, मंडी और बाजार क्षेत्र सहित विभिन्न इलाकों में लगे 15 फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण करते हुए उनमें से वाटर सप्लाई चेक की, जिसमें मंडी क्षेत्र के आवासीय परिसर में लगे फायर हाइड्रेंट को एक्टिव नहीं पाया गया, जिसे चेक करके ठीक करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभाग को दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी फायर सीजन चल रहा है और अभी रिसेंटली शहर और उसके आसपास कई क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितने भी हमारे फायर हाइड्रेंट्स शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं, उनको क्रियाशीलता के संबंध में उनके जांच के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में आज जल संस्थान, फायर सर्विसेज के साथ, इसके अलावा जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। शहर में कुल हमारे लगभग 15 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से मंडी में एक हाइड्रेंट क्रियाशील अवस्था में नहीं पाया गया। साथ ही कुछ हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जहां पर लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ में मेंटेनेंस वर्क होना है। तो इन सभी तथ्यों को देखा गया है। कुछ हाइड्रेंट ऐसे हैं जिनको उनके स्थान से थोड़ा सा रिलोकेट किया जाना है। तो ये सभी विस्तृत इसमें जांच की गई है और सभी को देखते हुए इसकी आख्या अभी जिला स्तर को प्रेषित की जाएगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों की OPD में इन दिनों डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। हालत यह है कि गंभीर मरीजों को भर्ती तक करना पड़ रहा है। डायरिया के बढ़ रहे मामले अब चिंता का सबब बन रहे हैं। अभी गर्मी शुरू ही हुई है और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सुबन सिंह जीना बेस अस्पताल की OPD में प्रतिदिन डायरिया से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ऐसा है, हमारे यहाँ डायरिया के केसेस जो हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं और जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, बाल रोग विभाग में भी आ रहे हैं। और दोनों ही विभागों में लगभग ये मान के चलें कि 10 से 15 मरीज या 20 मरीज दोनों ही विभागों में प्रतिदिन आ रहे हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश जो हैं वो ज़्यादा गंभीर अवस्था में नहीं हैं और उनको जो है ओरल ट्रीटमेंट से ही एडवाइस किया जा रहा है। लेकिन कुछ मरीजों में क्योंकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वर्तमान में आज की तारीख पे हमारे पास दोनों ही वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में भी 8 से 10 बच्चे डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका कि इंडोर पेशेंट की तरह इलाज किया जा रहा है। ऐसी मेडिसिन में भी हमारे 10 से 12 केस जो हैं वो डायरिया के भर्ती हैं। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे चिकित्सालय में है लगभग सारी दवाएँ हमारे पास उपलब्ध हैं और जो ज़्यादा गंभीर हैं उनको, डिहाइड्रेटेड जो रहते हैं उनको IV फ्लूइड्स के थ्रू IV फ्लूइड चलाए जाते हैं, तो वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और जो घर में जो दिया जाता है ट्रीटमेंट, उसके लिए भी हमारे पास दवाएँ ORS पर्याप्त मात्रा में हैं। और लोगों को यही राय दी जाती है कि गर्मियों में क्योंकि इन्फेक्टिव जो ये डायरिया है फैलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो बेसिकली जो डायरिया है खाने से ही होता है, सभी लोग जानते हैं।
यदि खाने को शुद्ध खाना खाया जाए, ताज़ी खाना खाया जाए, पानी विशेषकर आप उबला हुआ पानी पिएं और बाहर की कोई चीज़ें, बासी चीज़ें न खाएं, तो इस पर जो संभावना होती है डायरिया होने की काफ़ी कम हो जाती है। तो लोगों को हम यही राय देंगे कि स्वस्थ खाना खाएं, स्वच्छ पानी पिएं, बासी खाना न खाएं और बाहर की जो बनी हुई चीज़ें हैं उसमें अधिकांशतः देखा जाता है कि उतनी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसको जितना संभव हो उससे बचाव करें। उत्तराखंड परिवहन निगम के सबसे पुराने डिपो में से एक लोहाघाट डिपो आजकल बदहाली के दौर से गुजर रहा है। बुधवार को परिवहन निगम के राजेंद्र फर्त्याल व अन्य रोडवेज कर्मियों ने बताया, डिपो में लंबे समय से सहायक महाप्रबंधक व फोरमैन का पद खाली चल रहा है। डिपो में खराब व समय पूरा कर चुकी बसों का मजबूरी में संचालन करना पड़ रहा है, जो आए दिन रास्ते में खराब हो जाती हैं। सहायक महाप्रबंधक व फोरमैन के न होने से कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा डिपो के रखरखाव में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसका असर डिपो की आय पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा, अगर जल्दी डिपो का संज्ञान नहीं लिया गया तो डिपो की हालत बहुत खराब हो जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो यहाँ की एक जो डिपो का मुखिया होता है वो कई महीनों से मतलब साल हो जाता है, तो एजेंट तो यहाँ है नहीं और फोरमैन साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से, उनकी जगह पर भी कोई नहीं है और वर्कशॉप में भी ये लगा कि 2-3 आदमी हैं काम करने वाले, और काम करने वाले वही 2-3 आदमी कभी ब्रेकडाउन टिखागढ़ डिपो की हो जाती है रास्ते में, तो कभी तनापुर डिपो की हो जाती है, तो कभी लोहाघाट डिपो की हो जाती है। तो एक आध आदमी तो उन्हीं ब्रेकडाउनों में को अटेंड करने के लिए चाहिए और उसमें काम करने वाले 2-3 ही वर्कशॉप में हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि गाड़ियाँ भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। जगह जगह पर देखो आप, कहीं भी गाड़ियाँ देखो, गाड़ियाँ सही टाइम से निकल नहीं पा रही है रोड में और नए स्टेशन में सही जगह सही टाइम से आ पा रही हैं। वर्कशॉप से आ रहे थे, वर्कशॉप से भी कभी रास्ते पे ख़राब हो जा रही है, कभी 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जल्दी में ही ख़राब हो जा रही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ न कुछ तो देखना चाहिए। अगर डिपो में डिपो मैनेजर नहीं होगा तो फोरमैन नहीं होगा तो डिपो की हालत क्या होगी, क्या स्थिति होगी। कर्मचारी अपनी तरफ से लगा ही रहता है कर्मचारी, तो थोड़ा सा एक भय का माहौल तो होता है कि अधिकारी अगर डिपो में हो तो थोड़ा कार्य करने में भी रुचि रखते हैं वो। तो देखो मैं तो डिपो में तो सरकार से ही मांग करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा गाड़ी की कंडीशन को देखते हुए तो यहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था की जाए, ना नया गाड़ी दे दी जाए, ताकि हर यात्री की सुविधा के लिए देखा जाए। यात्री की सुविधा को देखते हुए गाड़ी की हम मांग करते हैं कि सरकार से मांग करें कि तुरंत ही मतलब थोड़ी सी जितना भी प्रयास हो सके मतलब गाड़ियाँ भेज दी जाए। लोहाघाट थाना क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट गांव के एक युवक ने गांव के एक सरकारी शिक्षक व अन्य के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए लोहाघाट थाने में तहरीर दी है। हमले में युवक संदीप कुमार घायल हो गया, वहीं युवक के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। तहरीर में युवक ने बताया, बुधवार को वह अपने गाँव कालाकोट में शादी में शामिल होने गया था, तभी शिक्षक जगमोहन व अन्य के द्वारा उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया तथा धक्का देकर खेत में गिरा दिया गया, जिस दौरान वह घायल हो गया। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। फिलहाल तो एक ही था, उसकी लड़ाई अभी जगमोहन कुमार के साथ हुई थी, तो उसने मेरा धक्का देके हाथ तोड़ दिया, तो इसमें मेरा हाथ टूट गया है। तो उसमें कार्रवाई कराऊंगा मैं, क्योंकि पूरा टूट गया है। 1-2 बार इन लोगों को मैंने माफ कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने बाद में अपने मतलब ये नहीं मान रहे थे, तो इसकी वजह से मेरा हाथ भी तोड़ दिया इन लोगों ने। तो मैं पूरी कार्रवाई करूंगा इनके साथ, जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं अपना हक लेके रहूंगा, उनके साथ केस भी लूंगा मैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत ढोरजा गांव के ग्रामीणों ने गांव के लिए बनी हर घर जल हर घर नल योजना से बनी पेयजल लाइन में ग्राम प्रधान व ठेकेदार पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे को शिकायती पत्र दिया है तथा योजना की जांच की मांग की है। ग्रामीण गणेश सिंह और अन्य ग्रामीणों ने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि पेयजल योजना में नए पाइपों के स्थान पर पुराने पाइपों का उपयोग किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लिखी हुई है। मेरा नाम गणेश सिंह है, ग्राम ढोरजा
ठीक है। ये घर घर नल वाली जो स्कीम चली थी, इनने कहीं प्लास्टिक के पाइप जोड़ दिए हैं, कहीं लग सिंचाई में जोड़ा है। ठीक है, उसमें कभी न पानी आ रहा है न कुछ, न चैम्बर बनाया है। इनने फर्जी काम करके मेरे को धमका रहे हैं, न किसी का लेबरों का पैसा दे रहे हैं, न कोई वो कर रहे हैं। इसमें मैंने एक एसडीएम साहब को भी दी है, एक डीएम साहब के लिए भी दी है एप्लीकेशन। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे सामने बिल्कुल दिखाना चाहिए। इनने पुराने पाइप नए पाइप बेच दिए हैं दूसरी जगह। नए पाइप दिखवाने के लाए, वो दूसरी जगह भेज दिए। ये ग्राम प्रधान ढोरजा और ठेकेदार मुकेश योगेश रैसवाल जल संस्थान में भी करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं जाके आज यहाँ आया हूँ आपके पास। और कुछ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योजना की पूरी जांच, पूरी खोज के दिखाऊंगा कहाँ नए पाइप हैं, कहाँ पुराने हैं, कहाँ प्लास्टिक के हैं। इसमें बहुत ही घपला, सब पैसा खा गए। पुराने नए पाइप जो मंगवाए थे वो बेच गए, फर्जी बिल लगा दिए वहाँ। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश तथा सीओ वन्ना वर्मा के नेतृत्व में चंपावत जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति देवभूमि 2025 अभियान के तहत लोहाघाट पुलिस व एएनटीएफ को एक बड़े चरस तस्कर को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। गुरुवार को सीओ चंपावत वन्ना वर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया, बुधवार रात को पुलिस व एएनटीएफ कुमाऊं टीम के द्वारा प्रभारी एसओ थाना लोहाघाट चेतन रावत के नेतृत्व में खेतीखान क्षेत्र से चरस तस्कर मुकेश चंद जोशी निवासी गरकोट को 1.362 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार ये जो जनपद में अवैध पदार्थों की, मादक पदार्थों की तस्करी पे रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये लोहाघाट थाना और हमारी एएनटीएफ कुमाऊं यूनिट ने कल संयुक्त चेकिंग में एक अभियुक्त को पकड़ा है, जिसका नाम है मुकेश चंद्र जोशी, और इसके पास से 1 किलो 362 ग्राम चरस मिली है। और तत्काल इस पर हमने इसमें अरेस्टिंग करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको हम पेश कर रहे हैं। उन्होंने इसमें पूछताछ करी है तो अभियुक्त के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो लोकल है और वो घर पे ही इस काम को करता है, अपना बनाता रहता है और समय समय पर सप्लाई करता है। ये अलग बात है कि इससे पूर्व वो कभी पकड़ में आया नहीं और उस पर पूर्व में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, लेकिन इस बार पुलिस के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है और उसको अरेस्ट किया गया, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।